जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, योर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम है अमन कुमार। यहाँ पर इस वीडियो को देखने वाले दो तरह के एस्पिरेंट्स होंगे। एक वो जो अपनी तैयारी को पहले से करते आ रहे हैं और आगे उनको अपनी तैयारी को और तेज करना है, और दूसरे तरह के स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्होंने अभी तक शायद कॉपी भी उठा के नहीं देखी है और सिलेबस भी नहीं देखा होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि आप एनडीए के थ्रू एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं। अब एक ऑफिसर कौन होता है? एक ऑफिसर वो है जो टीम को लीड करता है, एक बेटर प्लान होता है उसके पास और वो किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं है। पर आप अभी तक अपनी चीज़ों को आपने समझा नहीं है, करना शुरू नहीं करा है, चीज़ों को इनिशिएट करना शुरू नहीं करा है, इंप्लीमेंट करना शुरू नहीं करा है, तो आप सपना देख रहे हैं एक ऑफिसर बनने का, तो आप कहीं ना कहीं एक धोखे में हैं, अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं। क्योंकि वो मेंटल स्टेज जो एक ऑफिसर की होती है वो आपकी अभी से होनी भी चाहिए, या कुछ चीज़ें आपको उस तरह से माइंड मेकअप करनी भी चाहिए। क्योंकि एनडीए के थ्रू आप एक ऑफिसर बन रहे हैं जो बड़ी टीम को लीड करेगा और नेशन को सर्व करेगा, तो उस चीज़ में आपके लिए उस तरह से प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। पर अगर आप अभी भी ऐसे बैठे हुए हैं, 45 डेज रह गए हैं और कोई भी अभी तक आग नहीं लगी है आपके अंदर तैयारी की, आप बैठे हैं कि मैं कर लूँगा यार, या उस तरह से सीरियस नहीं है, तो आप समझ लीजिए आप उस पोस्ट के लायक भी नहीं है। हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी सी बुरी लगे, पर आपको ये चीज़ें समझनी भी पड़ेंगी। और अगर आप तैयारी करते आ रहे हैं और आगे आपको इनिशिएट करनी है और एक प्लानिंग और थोड़ी सी मजबूत करनी है कि मैं नेक्स्ट 45 डेज में और ज़्यादा तेज़ कर दूंगा तैयारी और अच्छे से करके जो अब मैं अपने 10% या 5% मार्क्स को और ज़्यादा लेकर जाऊंगा, ऊपर लेकर जाऊंगा, तब आप समझ लीजिए आप उस ओर सही जा रहे हैं और एक आप ऑफिसर बनने के लायक हैं। क्योंकि वो परिस्थितियों से, सिचुएशन से और बुरी कंडीशन से डरता नहीं है, उनसे लड़ने के लिए एक प्लान बनाता है और उनसे ओवरकम करता है। तो ये आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है कि अगले 45 डेज आपके लिए क्या करने वाले हैं। क्या आपकी लाइफ में वो कुछ बदलाव लाएंगे या आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे? अगले 45 डेज की मेहनत के बाद आप रिजल्ट वाले दिन अफसोस कर रहे होंगे या आप उसका जश्न मना रहे होंगे, ये आप पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि ये 45 डेज की मेहनत आपके कंधों पर स्टार ला सकती है और आपके सिर पर कैप ला सकती है और आपको बना सकती है एक जेंटलमैन ऑफिसर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि आप अपने 45 डेज की तैयारी कैसे कर सकते हैं। अब इन 45 डेज की तैयारी को आपको बहुत ही सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में एग्ज़ाम से जो पहले के 2 महीने, 1.5 महीने या 1 महीना होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो चीज़ हमने पढ़ चुके हैं वो सारी चीज़ें हमको रिवाइज करनी होती हैं और एक बेटर इम्प्लीमेंटेशन उनका करना होता है, ताकि वो चीज़ें जो हमने अच्छे से पढ़ रखी हैं उनको हम अच्छे से लगाना भी आ जाए। ऐसा नहीं हमने पढ़ तो बहुत सारा रखा है पर हमको अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा है हमें कैसे ये चीज़ों को लगाना है, या कुछ चीज़ें जो हमें समझ में नहीं आ रही हैं, हमें मॉक कैसे करने, किस तरह से पेपर को मुझे सॉल्व करने का तरीका नहीं आया है, तो वो सारी तैयारी आपकी रखी की रखी रह जाती है अगर आपको अभी तक पेपर सॉल्व करने का तरीका भी नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें हमें इन 45 दिनों के अंदर, इन 45 डेज के अंदर सीखनी होंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा या मैं प्लान बता रहा हूँ आपको, तो आप इसके अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 तरह के स्टूडेंट्स एक तैयारी कर रहे हैं, एक जिन्होंने नहीं करी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने दिन के 10 घंटे तो निकाल लेने हैं। 12th को पास कर चुके हैं तब आप अपने दिन के 10 घंटे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप दिन के 10 घंटे निकाल रहे हैं तो उन 10 घंटों में से भी आपको टाइम डिवाइड कर लेना है 4 सेक्शन में। पहला आपका मैथ होना चाहिए, दूसरा इंग्लिश होना चाहिए और तीसरा आपका होना चाहिए सोशल साइंस, और उसके बाद होना चाहिए आपका जनरल साइंस, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी उसके अंदर आ जाएगी। अब फिर डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो उस हिसाब से आप देखें। फिर यहाँ पर जब मैथ आप कर रहे हैं तो मैथ के लिए आप अच्छे खासे मुझे लगता है कर भी चुके होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और आपने तैयारी नहीं करी है तो आपको यहाँ से शुरू करनी होगी। तो इसके लिए ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो मैं बना चुका हूँ, आई टैब पर आपको मिल जाएगी। अब इस वीडियो को आप अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो पहले मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो आपके पास कई सारे चैप्टर कर चुके होंगे, तो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आप सभी चैप्टर लगभग कर सकते हैं। पर अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो आप उन्हीं चैप्टर्स को करें जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी यहाँ पर पूरे मार्क्स गेन करना ना होकर इतने मार्क्स गेन करना होगा कि जो आपको क्वालिफाई करा दें और एक फाइनल मेरिट में आपको ले आएँ। इसके बाद आपने जब मैथ की तैयारी शुरू करी तो वहाँ एक नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने हैं, PYQs करने हैं, और ये PYQs की वीडियो आपको हमारे चैनल पर भी मिल रही है। इसके अलावा आपको मॉक करने हैं, पर मॉक के लिए मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊँगा आपको मॉक किस तरह से करने हैं। तो मैथ की तैयारी को आपको एक चैप्टर से शुरू करना है, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कई सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें PYQs भी इंक्लूड कर देने हैं। फिर इसी तरीके से करते करते आपको कम से कम इतने चैप्टर तो कर लेने हैं कि जिनमें से आपको इतने मार्क्स मिल जाएं जिससे आप क्वालिफाई कर जाएं।
इसके बाद आप इंग्लिश की शुरुआत करेंगे और इंग्लिश के लिए आपको जो मैं बता चुका हूँ, वीडियो भी बना चुका हूँ, बुक्स वगैरह आपको कौन सी प्रेफर करनी चाहिए तो वो भी आप देख लें। यहाँ पर वोकेबुलरी बहुत पूछी जाती है, स्पॉटिंग एरर वगैरह, तो आप उसकी तैयारी के लिए कम से कम अपने दिन के 1 से 1.5 घंटा निकालें कम से कम। इसके अलावा वोकेबुलरी को रोज पढ़ें, किसी भी दिन छोड़े ना, क्योंकि वहाँ से आपको कम से कम 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो 80 मार्क्स के होते हैं। अगर आपने उन 80 मार्क्स के क्वेश्चन को ही कर लिया तो आप इंग्लिश के पोर्शन को क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जीएस पर। जीएस के अंदर 2 पोर्शन होते हैं, आप साइंस का होता है और एक सोशल साइंस का होता है। तो साइंस के पोर्शन को करने के लिए बहुत सिंपल साइंस है, आपको वहाँ पर 2.5 से 3 घंटे, 2.5 घंटे निकाल लेंगे या 2 घंटे निकाल लेंगे, उतने में भी आपका हो जाएगा। जनरल साइंस है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़नी है, फॉर्मूला आपसे नहीं पूछे जाते, सिंपल कॉन्सेप्ट और फैक्ट बेस्ड साइंस आपसे पूछी जाती है, तो आप जिसको अच्छी तैयारी से कर सकते हैं और वो आपको करनी है। ठीक है, इसके अलावा मैं सारी वीडियो बना चुका हूँ, इसमें भी ट्रेंड एनालिसिस में कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, सारे चैप्टर नहीं पढ़ने। सारे चैप्टर पढ़ने जाओगे तो आपको साइंस के टोटल चैप्टर आपको लगभग 30 से भी ज़्यादा हैं। अब उन 30 से ज़्यादा चैप्टर को पढ़ने जाओगे तो आप दुखी हो जाओगे और आपसे तैयारी भी नहीं होगी। पर मैंने आपको उस वीडियो में लगभग 15 चैप्टर के अंदर कंप्लीट कर दिया, खत्म कर दिया कि यहीं से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो वो आपको तैयारी वैसे करनी है। इसके अलावा फिर आप पहुँचते हैं सोशल स्टडीज़ पे, तो वहाँ पर आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी, क्योंकि आपको ये पोर्शन कोई छोड़ना नहीं है, ये बात आप समझ के रखें। आपको मैथ का पोर्शन सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है, इंग्लिश का सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है, साइंस प्लस सोशल साइंस का भी सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है। पर अगर आपकी सोशल साइंस अच्छी है तो आप वहाँ पर ज़्यादा फोकस करें, आपकी अगर साइंस अच्छी है तो आप साइंस वाले पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करें, तो इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा। आपको एक नया फील्ड नहीं खोजनी पड़ेगी, आप जिस फील्ड के अच्छे प्लेयर हैं आप वहीं पर अच्छा खेल लेंगे और अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। ना कि आप इस पर जाएँ कि मैं सोशल आती है मैं साइंस करके रहूँगा, या आपको साइंस आती है आप सोचेंगे मैं सोशल साइंस में महारथी बन जाऊंगा इन अगले 45 दिनों के अंदर। पर आपको यहाँ समझना होगा जो आपकी स्ट्रेंथ है आपको उससे ज़्यादा और ज़्यादा मजबूत करना है, ना कि आपकी कमज़ोरी पर ज़्यादा टाइम बर्बाद करना है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये जब आप फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको लगातार वो चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। एक ऐसा टाइम बनाइए जहाँ पर मुझे लगता है सोशल आपको इस टाइम पर पढ़नी चाहिए जब आपको बहुत अच्छा मूड होता है, क्योंकि सोशल हमारे लिए थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट सा लगता है। तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम उसको रात में पढ़ रहे हैं, जब हम दिन भर पढ़ के आ चुके हैं तो रात में पढ़ते हुए हमारे दिमाग में पहले से ही काफ़ी सारी चीज़ें भरी हुई हैं, तो वो सोशल अच्छे से फंसेगी नहीं। तो हो सकता है आप उसकी शुरुआत दिन में शुरू करें, यानी जैसे ही आप उठते हैं सुबह तब आप सोशल करें, और मैथ हो सकता है आप रात को करें, क्योंकि मैथ में इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रखना पड़ता है, सोशल में आपको याद बहुत रखना पड़ता है, साइंस में आपको याद बहुत करना पड़ता है। तो सोशल को आप दिन की शुरुआत में करें, उठ रहे हैं आप अपने उठने के बाद थोड़ी देर में उसको पढ़ना शुरू कर दें। सोशल को टाइम डिवाइड कर लें उसके लिए कि किसको मुझे कितना पढ़ना है। आपको सारी चीज़ें अटेम्प्ट करनी है और कम से कम मुझे लगता है 450 से ऊपर मार्क्स की तरफ जाना चाहिए अगर आप इन 45 दिनों में तैयारी कर रहे हैं। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपका एम कम से कम 600 मार्क्स का होना चाहिए, जिससे कि आप एक रैंक जो आपको चाहिए वो मिल जाए। ठीक है, तो ये सारी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अब इन सबको करने के बाद बात आ जाती है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स आपको सिंपल सा वीडियो देख के करना है, आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है पेपर में से करंट अफेयर निकालने में, क्योंकि आपको यूट्यूब पर ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो 1 से 1.5 घंटे में पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर दे जाती हैं। वहीं आप अपनी तैयारी में जाएंगे या अपने आप से करंट अफेयर पढ़ने जाएंगे तो आपको करीब रोज़ का ही 1 से 1.5 घंटा लगेगा जब आप पेपर में से मार्क कर रहे होंगे। तो आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए और ज़्यादा स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी चाहिए, ना कि हम ऐसे गधों की तरह मेहनत करने में लग जाएं और 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं जहां पर 5 से 7 करंट अफेयर्स ही आ रहे हैं और उसके लिए हम रोज़ का 1.5 घंटा दे रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं। तो आपको सिर्फ हफ्ते का 2 या 1 घंटा देना है, वहाँ पर आपके सारे करंट अफेयर्स पूरे हो जाएंगे। आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जो इंडिया करंट अफेयर्स बताती हैं और आप जानते भी होंगे। आपको ओवरव्यू दे दिया, आप 2.5 से 3 घंटा दे रहे हैं मैथ के लिए, फिर 1.5 घंटा करीब आप दे दें इंग्लिश के लिए, साइंस के लिए अगर आप दे दें 2 घंटा और सोशल साइंस के लिए भी आप 2.5 घंटा दे दें तो आपकी तैयारी एक अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर आपकी तैयारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने टाइम दे दिया, ये बड़ी बात नहीं है। आप पहले दिन टाइम टेबल बना लेंगे पर उसको इम्प्लीमेंट करना, उस पर डेडिकेशन के साथ पढ़ना शुरू करना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, वो एक बड़ी चीज़ है। तो वो आपको अचीव करनी है, वो आपका मेन गोल होना चाहिए। एक आपकी रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए, आपको रेगुलरली पढ़ना है तो वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं हमें मॉक कितने करने चाहिए, PYQs करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो हमको PYQs करने तो हैं, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो PYQs करने से आपको पेपर का लेवल पता चल जाता है।
यहाँ पर ज़्यादातर जो PYQs होते हैं वो किन सेक्शन में हमको फ़ायदा देते हैं, तो वो सेक्शन होते हैं हमारे मैथ, इंग्लिश और साइंस का पोर्शन। इसमें PYQs बहुत फ़ायदा देते हैं क्योंकि लेवल और किस तरह से क्वेश्चन और किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमको पता चल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सोशल स्टडीज़ की, और वहाँ पर अगर जो PYQs आते हैं तो वो शायद इतने हेल्पफुल नहीं होते हैं, क्योंकि NDA के अंदर जो UPSC एग्ज़ाम सेट करता है तो उसमें क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और मैं तो ये कहूँगा आप ये सोच कर चलेंगे क्वेश्चन रिपीट होता ही नहीं है। तो आपको एक अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलना है, यहाँ पर NCERT पर भी फोकस करें आप, और साथ में कुछ ऐसी बुक, रिसोर्स बुक जो UPSC चलाता है उन पर फोकस करें। पर इन पर अगर आप खुद से फोकस करने जाएंगे तो हो सकता है आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद हो। तो सिंपल सा आप सोशल वगैरह की बुक ले लें जो आप भी प्रेफर करना चाहते हैं, और मैं बना भी चुका हूँ उसके लिए वीडियो। और इसके अलावा आप ज़्यादा फोकस करें यूट्यूब के लेक्चर्स पर, क्योंकि वो टीचर्स आपके लिए कई सारी बुक्स में से, रेफरेंस बुक में से इतनी मेहनत के बाद आपके लिए कंटेंट ला कर देते हैं, तो वो आप करें। क्योंकि ऐसे कई सारे आपको टीचर मिल जाएंगे जो आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि हम आपके लिए PYQs का कंटेंट यहाँ पर लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहता है। अब दूसरी बात, यहाँ पर मॉक कितने करने हैं, तो अगले 45 डेज के अंदर आपको कम से कम 8 मॉक तो करने चाहिए। अब ये 8 मॉक सेट कैसे होंगे, 8 इसमें होंगे मैथ के और 8 होने चाहिए आपके इसमें GAT के। तो इतने आपको मॉक कम से कम करने होंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि मुझे पेपर को कहाँ से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस को पहले करना है, कौन से को बाद में करना है। शायद ये चीज़ें आप अपने आप से सीखें तो ज़्यादा अच्छी होगी, ना कि आप ये करें कि एग्जाम देने जाने से पहले एक दिन पहले आप वीडियो देख रहे हैं कि पेपर को सॉल्व कैसे करा जाता है, और आप एक रात के अंदर बाहुबली बनकर नहीं जा पाएंगे और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने 8 मॉक अभी से कर लिए हैं और आप पहले से करते आ रहे हैं तो और अच्छी बात है। अगर अभी से 8 कर भी लिए तब भी आपको एक बहुत अच्छा प्लान मिल जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। जितनी आपने तैयारी करी है उसके इम्प्लीमेंटेशन में फ़ायदा होगा, और एग्जाम सेंटर में जब आप बैठेंगे तो आपको वो प्रेशर रियलाइज़ नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे 8 मॉक देकर आ चुके हैं, 8 बार ऐसे पेपर देकर आ चुके हैं। तो आपको उस मॉक सीरीज़ का ही एक नया पेपर लगेगा, नवा पेपर लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पहली बार दे रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए फेमिलियर होंगी और आप उनसे बहुत अच्छे से लड़ लेंगे और निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये सारे बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं अगर आपने मॉक करा है। और मॉक नहीं करा है तो इसका घाटा ये होगा कि आपको पेपर करने का तरीका नहीं पता, और एग्जाम सेंटर में बैठकर आप हो चुके होंगे चौक, और अपने दिमाग पर सिर्फ पेन मार रहे होंगे, या दिमाग हो सकता है टेबल में मार रहे हो कि मुझको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करूँ, ख़त्म कहाँ से करूँ। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, उसकी वजह से दूसरा खराब होगा, क्योंकि दिमाग में वही रहेगा कि हाँ ये वाला रह गया। मैथ में कई बार गलती ये होती है कि हम एक क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं और दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं। अगर आपने मॉक कर रखा है तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मुझे कौन से पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, तो इससे भी आप बच जाएंगे। तो इसके अलावा इस वीडियो में तो बस इतना ही, और बने रहें हमारे चैनल पर, और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो को शेयर करें। और यहाँ पर PYQs आपको मिल रहे हैं तो चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी तैयारी में लगे रहें।